हेलो, गुड इवनिंग। मैं ज्योति आपकी अपने चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी करते हुए आज आपको पढ़ाएंगे गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में हमारा पहला टॉपिक होगा गृह प्रबंध। गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट। क्या है होम मैनेजमेंट? आज हम ये पढ़ेंगे। गृह प्रबंधन का अर्थ है कम से कम साधनों का प्रयोग करते हुए अच्छी तरह से अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति करने की विधियां, उसका अध्ययन ही हमारा गृह प्रबंध कहलाता है या गृह व्यवस्था कहलाता है। पारिवारिक जीवन में सुव्यवस्थित ढंग से चलाना गृह प्रबंध कहलाता है। गृह प्रबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और प्रबंध। अतः गृह व्यवस्था की संपूर्ण विस्तृत व उचित परिभाषा देने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम व्यवस्था या प्रबंध का वास्तविक अर्थ समझ लें। गृह यानी होम। होम शब्द का अर्थ है प्रायः मकान, हाउस। शब्द को गृह किया जाता है, किंतु दोनों ही शब्दों में प्राय भिन्नता है। मकान का अर्थ और उसका उस आश्रय स्थल से होता है जो ईंट, पत्थर व सीमेंट आदि से बना हो। यानी जो घर होता है वो भावनात्मक शब्द है, जहां परिवार के सदस्य स्नेह सहानुभूति के साथ रहकर अपना जीवन समस्याओं आवश्यकताओं के साथ पूर्ण करते हैं। और मकान क्या होता है? मकान का अर्थ है आश्रय स्थल से होता है, जो ईंट, पत्थर व सीमेंट आदि से बनाया जाता है। भाई जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हम कोई मकान बनता हुआ देख रहे हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई ये घर है, हम ये बोलते हैं ये मकान बन रहा है। मकान किससे बनता है? ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट आदि, इनसे ही तो मकान बनता है। और गृह क्या होता है? घर 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 भाई इंसानों से तो घर होता है, परिवार से तो घर होता है भाई, जहां हम अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, उसे ही तो हम घर कहते हैं। अच्छा, एक कहावत है कि ए हाउस इज बिल्ट बाय हैंड बट ए होम इज बिल्ट बाय हार्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है, जबकि घर हृदय से बनाया जाता है। यह व्यवस्था ही अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है। यानी अदृश्य मानसिक प्रक्रिया से मतलब हमारा ये है कि जैसे अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, आप इस चीज को थोड़ी जान पा रहे हो, अदृश्य है ना। और आपके मन में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मैं थोड़ी बता पाऊंगी क्या चल रहा है। ये सब अदृश्य मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो भाई कोई भी काम व्यवस्थित करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? व्यवस्था की, योजना की। तो उसे ही तो हम गृह प्रबंध कहते हैं, जो अनिवार्य रूप से प्रत्येक घर में संपन्न होती है। अच्छा, इसकी अब हम कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए। कुछ परिभाषाएं हैं जो इस तरह से हैं। गुड जॉनसन के अनुसार गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं तथा अधिकांशतः धन का प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों की स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा, ग्रास एफ क्रेंडल के अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन के माध्यम से पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। निकेल और डॉर्से के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। राजमल पी देवदास के अनुसार क्या इन्होंने बोला है, गृह विज्ञान बांध के समान है जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जो राजमल पी देवदास जी के अनुसार जो दिया गया है स्टेटमेंट, ये जो है आप इसे स्टार कर लीजिए, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में इनसे पूछा भी जाता है। चलिए आगे हम इसी में शुरू करते हैं। इसी की कड़ी है गृह व्यवस्था के सिद्धांत। क्या प्रिंसिपल्स क्या है इसके? गृह व्यवस्था के सिद्धांत क्या क्या है? अच्छा, गृह व्यवस्था के सिद्धांत जो हैं इस तरह से हैं कुछ। गृह संबंधित उत्तरदायित्व को निभाने के लिए गृह व्यवस्था के सिद्धांत नीचे दिए गए हैं आपको।
देख भी पा रहे होंगे आप। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवार के सदस्यों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो निम्नलिखित प्रकार से 4 प्रकार की होती हैं। अच्छा, पहली इसमें हमारी भोजन हो गई। भाई सबसे जरूरी इंसान के लिए हम लोगों के लिए क्या जरूरत है गृह व्यवस्था की में? सबसे पहले हमारे लिए भोजन होता है। भोजन परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता के अनुसार संतुलित भोजन मिलना चाहिए। भाई संतुलित भोजन मिलेगा जब तो हम स्वस्थ रहेंगे, जब तो हम आगे। भाई हमारे हम गृहिणी हैं, हम गृहिणी अगर अच्छे से भोजन पकाएंगी भाई बच्चों के हिसाब से या पूरा न्यूट्रिशन के साथ, तो उससे क्या होगा, सब परिवार में स्वस्थ रहेंगे, सब अच्छी तरह से चलेगा। फिर दूसरा इसमें आता है वस्त्र। वस्त्र क्या है? वस्त्र उचित वस्त्रों का प्रबंध के लिए गृहिणी को वस्त्र खरीदने की कला का ज्ञान होना चाहिए। आवश्यक वस्त्र काटने और सिलने का ज्ञान होना चाहिए। वस्त्रों की धुलाई, रंगाई एवं मरम्मत का ज्ञान होना चाहिए। संभाल कर रखने के लिए ज्ञान होना चाहिए। भाई गृहिणी का कार्य क्या है? जो भी घर में है तो उनका काम क्या बनता है कि भाई वस्त्रों का, भाई जब हम खरीद के ला रहे हैं तो ये सर्दियों के हिसाब का है या गर्मियों के हिसाब का है। भाई जैसे हम गर्मियों में पहनते हैं भाई कॉटन का पहनते हैं, और सर्दियों में जैसे हम पहनते हैं वूलन के कपड़े, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। भाई कपड़ा कहीं से फट टूट गया, उसको सिल देंगे तो वो क्या है, थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा, वो आगे ज्यादा नहीं खराब होगा। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान में रख के चलना है। फिर मकान, इसमें फिर आता है नेक्स्ट आपका सी, मकान। मकान में परिवार के सभी सदस्यों के उचित सुख एवं सुविधा के लिए गृहिणी को मकान को सुव्यवस्थित एवं साफ सुथरा रखना तथा मकान में स्वच्छ वायु एवं सूर्य के प्रकाश का प्रबंध करना चाहिए। भाई हम मकान जब बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वेंटिलेशन का इसमें होना चाहिए कि हवा पास हो जाए अच्छी तरह से, सारी चीजें अच्छी तरह से हो, हवा पास होगी तो कहते हैं ना जब घर में सुबह की पहली किरण आती है तो क्या नेगेटिविटी नहीं होती है, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम भाई हवा पानी अपना पास होता रहेगा तो सही रहता है। आगे चलते हैं हम डी, घर में पर्याप्त कार्य तथा उचित अवकाश। कार्य करने के उपरांत अवकाश एवं विश्राम की भी आवश्यकता होती है। इससे शरीर में पुनः काम करने की शक्ति आ जाती है। मतलब कहने का हमारा ये है, कोई भी लेडी है अगर वो कंटिन्यू काम करती रहेगी तो उससे क्या होगा, उसका शरीर भाई वो थक जाएगी। तो हमें क्या करना है, काम करेंगे लेकिन थोड़ा विश्राम कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगी, हमारे अंदर एनर्जी जो है दोबारा से, जो हमारी एनर्जी खत्म हुई है, बर्न हुई है, वो दोबारा से हमारे पुनः काम करने में काम आएगी, हमारे शरीर में थोड़ी शक्ति आ जाएगी। इसलिए फिर इच्छा, इसका दूसरा पॉइंट है परिवार की आय व्यय को संतुलित रखना। अच्छा, परिवार की आर्थिक स्थिति पर ही परिवार के अनेक कार्य निर्भर करते हैं। परिवार का साधन सीमित होता है परंतु आवश्यकताएं अनंत होती हैं। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, परिवार, भाई हमने मान लिया किसी की 50,000 सैलरी है, वो अपने हिसाब से खर्चा करेगा, किसी की 20,000 सैलरी है तो 20,000 के हिसाब से खर्चा करेगा। भाई अगर हम ये सोचने लगे तो भाई 20,000 सैलरी है और हम उससे अपने हिसाब से ज्यादा खर्चा करेंगे तो फिर हमारा संतुलित बजट, संतुलित आय नहीं बन पाएगी ना। वो हम अपने हिसाब से ही करेंगे, कोई भी चीज करेंगे। बजट बनाना है, हिसाब लिखना। बजट बनाने के मूल 4 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। उसमें एक पहला सिद्धांत हमारा क्या होगा, हमारा पहला सिद्धांत होगा गृहिणी को परिवार में आने वाले मासिक आय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी कितनी सैलरी आ रही है, मंथली हमारी इनकम कितनी आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। भाई उसका ज्ञान होगा हमें, हम जब भी तो आगे कुछ कर पाएंगे। भाई हमारे पास 10,000 रुपए सैलरी आ रही है तो हमें उससे 10,000 सैलरी में ही हमें क्या करना है, सारी चीजों का मैनेजमेंट भी करना है और उसमें से भी बचत भी करनी है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पे चलते हैं। गृह की विभिन्न आवश्यकताओं का कार्य कर्मानुसार ज्ञान होना चाहिए। यानी भाई जितनी भी आवश्यकताएं हैं, माना कि जो सबसे जरूरी है हमारे लिए, कि हमें कोई चीज खरीदनी है, जो चीज हमारे लिए सबसे जरूरी है पहले हम उसे खरीदेंगे, उसके बाद जो उससे कम हमारे लिए जरूरी है फिर हम उसे लेंगे। यानी जो पहले हमारे लिए जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले हमें वो लेनी है, फिर उसके बाद हम जो उससे कम जरूरी है उसे लेंगे, और जो सबसे कम जरूरी है उसे सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड, परिवार की आय को विभिन्न व्यय में बांटते समय भविष्य के लिए थोड़ी बचत का प्रावधान और बजट में होना चाहिए। मैंने जैसे भी आपको पहले भी कहा था कि सैलरी के अकॉर्डिंग ही हमारे खर्चे होते हैं।
तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि सारी सैलरी हमने खत्म कर दी। उसमें से हम कुछ बजट बनाते हुए हम क्या करेंगे, लास्ट में कुछ बचत रखेंगे कि भाई ये हमारी बचत है, और जो बचे हुए पैसे हुए हैं हमारे पास उससे अलग, वो हमारे घर के काम में हमें संतुलित व्यवस्थित ढंग से हमें मैनेजमेंट करके उसी के उन्हीं पैसों से सारा प्रबंध करना है। उन्हीं पैसों को करते हुए हमें अपना पूरा 1 महीने का जो है खर्चा निकालना है, और हमें जो पैसे हैं, जो हमारे बचत है, वो हमें अपनी अलग हमेशा बचा के रखनी है। फिर है बजट एक निश्चित काल के लिए बनाना चाहिए। अब बजट एक निश्चित काल के लिए कैसे बनाना चाहिए, जैसे भाई हम सभी गृहिणियां क्या करती हैं कि भाई ऐसे किया कि 1 महीने का हमने बजट बनाया, वो क्या है निश्चित काल के लिए, और एक हम ये सोच लें कि हर महीने हमेशा इसी हिसाब से चीजें चलती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कई बार घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, या कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं कि भाई जैसे किसी को हारी बीमारी हो गई, कुछ किसी घर में कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, तो हम बजट जो है एक निश्चित काल के लिए ही बनाया जाना चाहिए, ना कि एक लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, इसमें बी हम आते हैं परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी। परिवार की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी। भाई हमें सामान खरीदते हुए क्या करना चाहिए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी वस्तु की खरीदारी करनी चाहिए। सामान सदैव उस समय खरीदना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। अच्छा, अपनी आर्थिक स्थिति देखते हुए ही किसी वस्तु की खरीदारी करनी चाहिए। गृहिणी को सदैव बाजार भाव से परिचित होना चाहिए। भाई कोई चीज हम खरीदने जा रहे हैं तो महंगी है, सस्ती है, उसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। कुछ वस्तुएं स्थान विशेष पर ही सस्ती मिलती हैं, जैसे अब सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, सर्दी के मौसम चल रहे हैं, फिर मार्च आएगी और मॉल्स वगैरह के में हम जैसे जाते हैं तो हम वहां जैसे सेल लगती हैं या सीजन ऑफ पे हमें जर्सी स्वेटर जो है सस्ते मिल जाते हैं, तो हम इस तरह से हम वहां खरीदारी कर सकते हैं, तो हमें क्या हुआ वहां चीजें सस्ती मिलेंगी। ठीक, फिर है इसी में ही ये बी, ये वाला कर रहे हैं, इसमें है इसी में ही हम कर रहे हैं वस्तु की खरीदारी करते समय मितव्ययता पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हम सामान तो खरीद रहे हैं लेकिन हम पैसा अपना बिना बात इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो चीज जरूरी हो बस वही खरीदनी चाहिए। अच्छा, डिब्बाबंद या सीलबंद सामान खरीदते समय लेबलों और अन्य निशानों की पहचान भी हमें होनी चाहिए, उसकी मोहर लगी होनी चाहिए, कंपनी का ध्यान रखना चाहिए, एक्सपायर तो नहीं है, इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। फिर यथासंभव सामान थोक से ही खरीदना चाहिए। थोक के मूल्य में सस्ता मूल्य के सामान सस्ता मिलता है और बार बार ढुलाई और व्यय की भी बचत होती है। भाई हम जैसे 1 महीने का सामान खरीदा दुकान से तो हमें वो थोक में भी मिल गया, और उससे क्या है बार बार हमें आना जाना हमारा पेट्रोल का या डीजल का खर्चा भी बच जाता है। अब अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट ये पढ़ते हैं गृह कार्य और कुशलता पूर्वक संपन्न करना। इसके लिए निम्नलिखित 4 बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, ज्ञान। अच्छा, ज्ञान में गृह कार्य करने की विधियों का ज्ञान होने पर उसे पूर्ण कुशलता से किया जाता है। भाई हमें किसी चीज की जानकारी होगी जब भी तो हम उसे अपनी कुशलता के साथ सही ढंग से कर पाएंगे। फिर अच्छा, नेक्स्ट है इसमें सेकंड है इसका बी, योजना। सफलता पूर्वक कार्य संपन्न होने के लिए पूर्व योजना बनानी चाहिए।
दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रम की योजना बनाना आवश्यक होता है। परिवार या अन्य छुट्टियों में विशेष कार्यक्रम बनाना चाहिए। अब जैसे हम मान लें अपने डेली यूज वाले जो हमारी चीजें हैं उनसे थोड़ी सी चीजें लेते हैं। जैसे हम डेली काम करते हैं, हम साफ सफाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो दैनिक होते हैं, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना और घर के छोटे मोटे काम जो हम डेली करते हैं, किचन की सफाई, ये जो भी है। कुछ साप्ताहिक कार्य होते हैं, जैसे वर्किंग वुमेन है तो वो क्या करेंगी, एक हफ्ते में डस्टिंग करेंगी। तो और मासिक कार्य है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि परिवार के सहयोग से कर लेते हैं। एक दिन मिलता है, जैसे छुट्टी का दिन मिला या संडे की छुट्टी मिली, तो उस दौरान हम इस काम को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं सी, परिवार का सहयोग। हम अब इसकी बात कर रहे हैं, परिवार का सहयोग। इसमें क्या होता है, गृह प्रबंध में गृह स्वामी या स्वामिनी को परिवार के सामर्थ्य के अनुसार सभी लोगों से सभी प्रकार के कार्यों में सहयोग लेना चाहिए। इससे कार्य सरल हो जाता है। अब हम परिवार में हैं तो परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे साथ ही हमारे घर में, तो हम उस दौरान क्या कर सकते हैं, हम उनकी सहायता ले सकते हैं। हमारे उनकी सहायता लेंगे तो क्या होगा, हमारा कार्य भी जल्दी हो जाएगा और हमारा समय भी बच जाएगा और कार्य जो है सरलता पूर्वक हो जाएगा। इसमें फिर आते हैं हम थर्ड पे, उपयुक्त डी, उपयुक्त साधनों और यंत्रों का प्रबंध। कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए साधन एवं यंत्र उपलब्ध होने चाहिए। इससे समय और शक्ति की बचत होती है और कार्य कुशलता पूर्वक हो जाता है। इसमें कहना ये चाह रहा है ये कि जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन एक यंत्र है ना, यंत्र ही तो है वॉशिंग मशीन। भाई इसमें हमारे कपड़े धुल रहे हैं, अब हमें क्या है, हमें इससे क्या हुआ, हमारी शक्ति बची, समय बचा, ना बचा, समय भी बचा और शक्ति भी बची और हमारा कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न भी हो गया। परिवार की गृह व्यवस्था पर ही उसके सदस्यों का स्वास्थ्य और कुशलता निर्भर करती है। भाई अगर हम अच्छे से भोजन बनाएंगे, अच्छे से सारी चीजें करेंगे, अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे परिवार भी स्वस्थ रहेगा, साफ सफाई रहेगी। इसके द्वारा ही परिवार के सदस्यों में स्नेह, ज्ञान, कला तथा धर्म की भी भावना आती है। सीमित साधनों में असीमित आवश्यकताओं का समायोजन करने के लिए गृह व्यवस्था की आवश्यकता, महत्व और अधिक बढ़ गया है। अब नेक्स्ट आते हैं बी, पारिवारिक साधनों के आधार पर गृह व्यवस्था के निम्नलिखित 4 सिद्धांत हैं। कौन कौन से, आयोजन, प्लानिंग, किसी कार्य का प्रारंभ करने से पहले इसकी योजना तैयार कर ली जाती है। अच्छे आयोजन के परिणाम लाभप्रद और उच्च श्रेणी के होते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। योजना में लचीलापन ही आयोजन की प्रमुख विशेषताएं हैं। योजना बनाते समय विभिन्न वैकल्पिक कार्य प्रणाली में चुनाव करना पड़ता है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग भाई हम कोई भी कार्य करते हैं, हम हर एक काम को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग ही तो करते हैं। भाई हम जैसे सुबह उठे, ये तो है नहीं कि आंख खुली और लगे काम पे, सोचा हमने कि पहले हमें क्या करना है। पहले हमें सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि भाई बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे फिर उनके लिए लंच तैयार करना है। मतलब इस तरह से प्लानिंग की जाती है पूरे उसकी, जिससे हमारा काम जो है आसान भी हो जाता है। संगठन, गृहिणी मनोरंजनात्मक शिक्षा संबंधी संगठन कार्यकलापों का इसी प्रकार करती है कि प्रत्येक सदस्य यथाशक्ति योगदान प्रदान कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिकता भोजन, मौसम के अनुकूल उपयोगी वस्त्र, रहने की उचित प्रबंध कर सके और घर का वातावरण आकर्षक संतोषजनक बनाने का आश्रय गृहिणी पर ही निर्भर होता है। भाई जैसे अभी मैंने आपको अभी प्लानिंग का बताया, ठीक है, अब उसी पे हम थोड़ा सा उसी चीज को लेके चलते हैं। मैं आपको तभी इसको अच्छे से समझाऊंगी। भाई जैसे मैंने आपको प्लानिंग बताया था कि सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट तैयार करा, फिर उसके बाद लंच की तैयारी करी। संगठन, अब हम उस खाने को बना रहे हैं तो हम जैसे सामान रखा है, पहले हम ये तो नहीं बार बार हम उठ के कभी इस चीज को उठाओ, कभी इस चीज को हम उठाओ, हमें ये नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखा है। पहले इसका संगठन करा हुआ है, हमने इकट्ठा करा हुआ है चीजों को। नियंत्रण, नियंत्रण के द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन करने
उन्हें कुशलता पूर्वक करने तथा साधनों को संरक्षित करने में सहायता मिलती है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियंत्रण की प्रक्रिया में नेतृत्व और परिवार के सहयोग एवं समूह से मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। योजना को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रणकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए भाई नियंत्रण में? जैसे प्रोत्साहन, योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकर्ता को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और थोड़ा सा हमने उसे सही कर दिया, अगर हम उसे कहेंगे कि भाई तुमने बहुत अच्छा करा, वेल डन, तो वो क्या करेगा, वो इस चीज को और कुशलता पूर्वक करने की कोशिश करेगा और अधिक अच्छे से कार्य करेगा और शीघ्र कार्य करेगा। जांच, भाई किसी भी चीज जांच, योजना के उचित रूप में क्रियान्वित होने के लिए प्रगति का निरीक्षण, जांच करना आवश्यक है। यह उद्देश्य कार्य की प्रगति तथा उसमें लिए गए समय का अध्ययन है। कार्यों का निरीक्षण करने में सभी कार्य समय पर संपन्न हो जाते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बीच बीच में जांच चलती रहेगी, तो उससे क्या होगा, एक मन में बात बनी रहेगी कि भाई इस काम को जल्दी कर लें, ये काम टाइम से कर लें, ये काम समय से हो जाएगा। जांच करने से क्या होगा, उसका निरीक्षण होता रहेगा, तो हम क्या सोचेंगे कि इस कार्य को जल्दी करें, जल्दी समय से हो और सही हो। ठीक है। समायोजन, समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन का मतलब होता है एक तरह से तालमेल, हम जिसे तालमेल बैठाना। समय तथा कार्य में समायोजन करना अति आवश्यक है। जैसे समय की कमी होने पर दाल भात अलग अलग से नहीं बनाकर दोनों को मिलाकर खिचड़ी बनाता, ताकि समय भी कम लगे और भोज्य तत्व भी उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया ना समायोजन, तालमेल। अब इसने क्या करा भाई, हमें हमारे पास समय की भी कमी है फिलहाल, और हमारे पास समय की कमी है, तो समय की कमी होने की वजह से क्या करना है अब हमें, भाई हम दाल चावल अलग अलग बनाएंगे, हमें टाइम लगेगा, और अगर हम उसकी खिचड़ी ही बना देंगे तो क्या होगा, हमारा तालमेल इस तरह से बैठा है हमने कि वो हमें पोषक तत्व भी प्राप्त हुए और हमारा काम भी जल्दी हो गया। अच्छा, मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या है? मूल्यांकन एक तरह से हम बोल सकते हैं जांच, सरल शब्दों में। जांच नहीं, सॉरी, रिजल्ट। मूल्यांकन क्या है? रिजल्ट है। दो प्रकार के निम्नलिखित होते हैं, सापेक्ष मूल्यांकन और निरपेक्ष मूल्यांकन। इसमें योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई, हम ये देखेंगे कि भाई हमारा जो काम संपन्न हुआ है किस हद तक संपन्न हुआ है, ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या रिजल्ट रहा है, इसकी तुलना विवेचन की जाती है। निरपेक्ष मूल्यांकन क्या होते हैं? निरपेक्ष मूल्यांकन, इसमें बिना तुलना के यह पता लगाया जाता है कि योजना कहां तक सफल रही। सापेक्ष में हम क्या करेंगे, हमें इस चीज का पता लग जाएगा कि भाई हमें लक्ष्य, ये चीज सही है या गलत है, हम इस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी रिजल्ट हमारे हाथ में। निरपेक्ष में क्या है कि हम तुलना नहीं कर रहे थे, हमें बस ये पता है कि हमारा काम सफल हो गया या असफल हो गया। ठीक है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जीवन की भावी आवश्यकताओं की योजना के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना है तथा भविष्य में होने वाली त्रुटियों को सुधार कर आने वाली कठिनाइयों व हानियों से बचना है। गृह प्रबंधन, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन तीनों का उद्देश्य और उसकी महत्ता अलग अलग होते हुए भी आपस में संबंधित हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। आयोजन, संगठन, नियंत्रण, सब मूल्यांकन, सब एक दूसरे से तो जुड़े हुए हैं, पर योजना से ही तो सब जुड़े हुए हैं। चलिए, आज की क्लास आपकी आज यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।